Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another important lecture of GATE botany syllabus that we are covering for our upcoming GATE examination. Okay, so in this class I'll be discussing about the gene transfer methods for recombinant for making the recombinants. Okay, तो हम एक एक करके बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में. सबसे पहले तो ये कि रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं. दूसरी चीज़ ये कि हम इन रिकॉम्बिनेंट्स को बनाने के लिए हमें जीन ट्रांसफ़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, और उससे पहले में ये पता होना चाहिए सबसे बेसिक कि जीन क्या होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलेगा कि जीन इज़ बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है, जीन जो है वो डीएनए का एक सेगमेंट है और दैट मे नॉट कोड फॉर अ प्रोटीन. ठीक है, हो सकता है वो कोड कर रहा हो प्रोटीन के लिए या ना कर रहा हो. सपोज ये एक डीएनए है, इस डीएनए के यहाँ से यहाँ तक का पार्ट किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए, किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, या हम ये कह लें किसी भी एक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है, और वो है हमारा जीन. ठीक, और अब जब तक एक ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास जो है ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, किसी एनिमल की बात कर रहे हैं. जब किसी भी एनिमल में जितना डीएनए है, ठीक है, जितना उसका जीनोम है, उसमें सिर्फ उसके खुद के जीन्स हैं, सिर्फ उसके खुद के जीन्स हैं पेरेंटल, तब तो हम उसे नॉर्मल कहेंगे एनिमल या ऑर्गेनिज्म जैसा वो है. लेकिन अगर इसके जीनोम के साथ हम कुछ ऑल्टरेशन करें, कुछ बदलाव करें, ये जीन यहाँ से उठाएं और इसको इनकॉर्पोरेट करा दें इसके जीनोम में, तो जब इस फॉरेन जीन के इनकॉर्पोरेशन के बाद हमारे सामने ऑर्गेनिज्म निकल के आएगा जिसमें अपने भी जीन होगा और फॉरेन जीन भी होगा जो हमने इनकॉर्पोरेट करवाया है, तब हम उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट. और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम ये कह लें कि इस पूरी प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए हमने जिस चीज़ की मदद ली वो थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और ओवरऑल हमने की क्या, हमने की जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने की जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट. तो अब हमें क्या पढ़ना है इस लेक्चर में, हमें ये पढ़ना है कि ये जो जीन की बात हो रही है, जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से उठा के किसी की जीनोम में इंसर्ट करा रहे हो और रिकॉम्बिनेंट बना रहे हो, तो इस जीन को आप इस जीनोम में इंसर्ट कैसे कराओगे. ठीक, ये मेथड को हम कहते हैं जीन ट्रांसफर मेथड्स. अलग अलग मेथड यूज़ करे जाते हैं फॉरेन जीन को जीनोम में इंकॉर्पोरेट कराने के लिए. ठीक है, वही हमें पढ़ने हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरडीटी का बेस यही बनाते हैं. अब ये जीन कौन सा होता है, कहाँ से आता है ये जीन, कैसे पता कि हमें यही जीन इंसर्ट करना है. तो बेसिकली होता क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, उसमें आपको कोई कमी लग रही है. अब आप चाह रहे हो इसकी कमी को हम ऐसे पूरा करें. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज़, ह्यूमंस में आपकी बॉडी में कोई एक जीन खराब हो गया. मान लीजिए कि आपकी बॉडी में अगर हम कोई भी एंजाइम ले लें, ठीक है, किसी भी एक एंजाइम का ले लें जो हमारी बॉडी में जो कि इम्पोर्टेंट था, जो कि किसी इम्यून सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल था. ठीक है, मान लीजिए हमने एडीए ले लिया, एडेनोसिन डीएमिनेज. ठीक है, अगर हमने ये एंजाइम ले लिया और ये एंजाइम क्या है, म्यूटेटेड है हमारी बॉडी में, तो हमको SCID देखने को मिलेगा. ठीक, डिजीज. लेकिन हम क्या करें, हमें पता अगर चल गया कि ये जीन म्यूटेटेड है, हम फॉरेन किसी ऑर्गेनिज्म से ये जीन लेके क्या करें, इस जीन को इंसर्ट कर दें और उस ह्यूमन में एडीए की डिफिशिएंसी को ख़त्म कर दें, SCID से उसे बचा लें. ठीक है, तो ये किसकी मदद से होगा, ये इसी जीन ट्रांसफर की मदद से होगा. और इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं जीन थेरेपी.
इसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं, ओके, जो हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, डिलीवरी ऑफ डीएनए इनटू एनिमल सेल। फंडामेंटली जो हम एस्टेब्लिश प्रोसीजर के साथ कर रहे हैं, हो सकता है एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, कोई और ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जीन ट्रांसफर जरूरी है, और ये जीन कौन सा है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम चाहते हैं, जिसको हम चेंज करना या ऐड करना, ताकि कुछ भी अच्छा हो जाए जो भी हमारा टारगेट है उसमें। और जीन थेरेपी इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है जो हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है। काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव होता है, लेकिन करने को करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर जीन ट्रांसफर आप किसी सोमैटिक सेल में करेंगे, अगर जीन ट्रांसफर आप सोमैटिक सेल में करेंगे तो आपको उसी जनरेशन में सिर्फ देखने को मिलेंगे चेंजेस, और अगर आप जर्म सेल में करेंगे तो आपको आने वाली जनरेशन में भी वो चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हमको देखना है, मेथड्स, ठीक है। तो कुछ जो मेजर मेथड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, जिसमें सबसे पहले है कैल्शियम क्लोराइड मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफ़र, CaCl2 मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफ़र। बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम जो ई कोलाई सेल्स हैं, ठीक है, ई कोलाई सेल्स को 50 मिलीमोलर CaCl2 के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं अराउंड 12 to 24 आवर्स, ठीक है। और उसके बाद उस मीडियम में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर देते हैं, यानी कि जो फॉरेन डीएनए है जो हम चाहते हैं कि उसमें चला जाए उसे। जब तक ये इंक्यूबेशन चलता है, उस इंक्यूबेशन के बाद ये जो CaCl2 है, ये CaCl2 बैक्टीरियल की सेल वॉल को इस तरीके से पोर्स बना देता है कि वो बैक्टीरियल की सेल वॉल फॉरेन डीएनए, या हम ये कह लें जो बाहर इन्वायरमेंट में डीएनए है, जो उसके मीडियम में डीएनए है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको अंदर लाने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है, ठीक है, CaCl2 की वजह से। और वो डीएनए एंटर कर जाता है सेल्स के अंदर। कौन से सेल्स के अंदर, जो कि उस मीडिया पे ग्रो कर रहे थे। एक बार वो इस अंदर आ जाएगा, फिर हम उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं, यानी कि ये देख लेते हैं कि सेल्स कौन कौन से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म सेल्स को क्या कर लेते हैं, अलग डाइल्यूट करके उनका कल्चर बनाते हैं, जैसा भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि उन सेल्स में वो डीएनए पार्टिकल, वो फ्रेगमेंट आ चुका है जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो CaCl2 जो है क्या करता है, ये बैक्टीरिया की वॉल को ज़्यादा परमिएबल बनाता है एक्सोजीनस डीएनए के लिए, बाहर से आने वाले डीएनए के लिए, ठीक है। तो एक तो ये है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रो मीन्स समवेयर इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, एंड पोरेशन लाइक इट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोर। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप पोर फॉर्मेशन कर रहे हो, या इसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रो परमिएबलाइजेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप परमिएबल बना रहे हो मेम्ब्रेन को और ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्स को कल्चर कर रहे हैं, और एक तरफ हम जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को ले रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स के साथ एक प्लाज्मिड में, ठीक है। इस प्लाज्मिड को हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, डीएनए के, मतलब इस मिक्स प्लाज्मिड को डीएनए कर रहे हैं कल्चर सेल्स के साथ, और फिर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस वक्त क्या होता है, मेम्ब्रेन में जितने भी बाहर लिपिड्स होते हैं वो सभी इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं कि उनके बीच में पोर्स डेवलप हो जाते हैं। जब उनके बीच में पोर्स डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये जो यहाँ पे बना हुआ है इस डायग्राम में, तो इस पोर्स से ये जो फॉरेन डीएनए है, यानी कि जो प्लाज्मिड है, ये एंटर कर जाता है। अब सब में नहीं करता, जिनमें करता है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम उनको स्टेबल एक्सप्रेशन उनका करवा सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इसे सेलेक्ट कर सकें। ये कोई भी हो सकता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो सकता है, हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो सकता है ब्लू वाइट कॉलोनी हम रखें, तो हम किसी भी तरीके का सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर सकते हैं। वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टेक्निक को करने के लिए, इलेक्ट्रोपोरेसिस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेल्स जो हम ज़्यादातर लेते हैं वो ऐसे लेते हैं जिसमें सेल वॉल ना हो, ठीक है, सेल वॉल ना हो। हम इलेक्ट्रोपोरेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाए और फॉरेन डीएनए डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाए,
ठीक है, तो हम ये करने की कोशिश करते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रोपोर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पोर्स बनाते हैं। फिर आता है हमारे पास लाइपोसोम इनकैप्सुलेशन या लाइपोफेक्शन। लाइपोसोम क्या होता है, बेसिकली हमारा एक ऐसी बॉल जिसके बाहर की जो वॉल है, ठीक है, यानी कि जो इस बॉल के ऊपर की सरफेस है वो किससे मिल के बनी हो, वो ऐसे करके फॉस्फोलिपिड से, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही, ठीक है, इस तरीके से हमारे जो बाइलेयर है लिपिड की उससे मिलके ये बनी हो। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिपिड सोल्यूशन लेते हैं और डीएनए लेते हैं। ठीक है, लिपिड सोल्यूशन लेते हैं और डीएनए लेते हैं और उसके बाद इस लिपिड सोल्यूशन और डीएनए को मिक्स कर देते हैं। जब मिक्स करते हैं तो डीएनए कुछ इस तरीके से इस बॉल के अंदर बंद हो जाता है। प्लास्टिक की बॉल या कोई भी बॉल लीजिए, रबड़ की बॉल, उसको कट करिए, अंदर डीएनए बंद करिए और उसे फिर से बंद कर दीजिए। ठीक है, तो बॉल के अंदर डीएनए बंद है। बॉल कैसी है, बॉल है आपकी यहाँ पे बनी हुई फॉस्फोलिपिड्स की, और आपका जो डीएनए है वो उसके अंदर बंद है। अब क्या आपने किया, आप इसको लेके गए सेल्स के पास। सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर का नेचर होता है, हम सबको पता है कि अगर हम इसको तोड़ दें तो ये फिर से तुरंत जुड़ने का काम करती है। तो अगर यहाँ पे ऐसा जाएगा तो ये पता है इन दोनों का नेचर सेम है, मतलब दोनों ही हाइड्रोफोबिक हैं, तो ये इस तरीके से इसमें ऐड हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे सेल के अंदर वेसिकल होते हैं, सेम वैसे ही ऐसे ये जुड़ जाएगा और ये डीएनए इस तरीके से सेल के अंदर आ जाएगा, लाइपोसोम मेडिएटेड। ऐसा बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही है आजकल ड्रग भी भेजने में, जो हमारे ड्रग्स हैं बॉडी के अंदर, तो ड्रग को टारगेटेड एंट्री के लिए हम लाइपोसोम या लाइपोफेक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लाइपोसोम क्या होता है। तो लाइपोसोम यही बॉल है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई, जिसको हम मतलब लाइपोसोम कह रहे हैं, और इसके अंदर जो हॉलो स्पेस है उसको हम डीएनए रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि डीएनए हमारा पहुंच सके जहां तक हम टारगेट सेल तक पहुंचाना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन की हम बात करें, माइक्रो मीन्स छोटा, बहुत छोटा, और इंजेक्शन तो आपको पता ही है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना हो, जैसे आपकी बॉडी में इंजेक्शन लगता है जब कभी आपके मतलब अभी सबने वैक्सीन लगवाई होगी, इंजेक्शन लगा, वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट डीएनए को हम सेल में न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब कहो ये कैसे करते हैं, तो बेसिकली ये बहुत ही मतलब टिडी टेक्निक है, काफ़ी आसान नहीं होता इन्हें करना, बहुत थोड़ा सा कठिन रहती है। इसमें क्या रहता है कि माइक्रो इंजेक्शन के लिए जो माइक्रो इंजेक्शन नीडल है वो क्या करी जाती है, इज मेड बाय ड्रॉइंग आउट अ हीटेड ग्लास कैपिलरी टू अ फाइन पॉइंट using a micro manipulator mechanical device for fine control of the capillary. The needle has been inserted into the nucleus of the host. एक हल्की सी गर्म ग्लास कैपिलरी को हम फाइन पॉइंट पे रखते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो, जो एरिया हो वो क्लियर हो जाए, न्यूक्लियस तक जाने का रास्ता। और फिर हम माइक्रो मैनिपुलेटर को यूज़ करते हुए न्यूक्लियस को लोकेट करते हैं और डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं फॉरेन डीएनए, और वो फॉरेन डीएनए पहुंच जाता है न्यूक्लियस के अंदर अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। इससे थोड़ा सा एक एडवांस और अच्छा मेथड है जिसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम, या हम इसे जीन गन भी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जीन गन या बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम एक डिवाइस है जिसमें डायरेक्टली, जैसे आप गोली चलाते हो, मतलब गन आपने ली, ऐसे आपने फायर किया, गोली निकलती है, वैसे ही यहाँ पे आप जब फायर करते हो तो एक नीडल निकलती है, और वो नीडल इतनी तेजी से सेल के अंदर जाती है और सेल के अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए को वहाँ से छोड़ के वापस आ जाती है। ठीक है, ऐसे जैसे वो स्विंग मशीन आपने देखी होगी, स्विंग मशीन चलती है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे उसकी नीडल जो है चलती रहती है, तो वैसे ही नीडल अंदर जाती है और बाहर आती है। तो अब आप ये कहो कि डीएनए कैसे अंदर रह जाता है, तो यहाँ पे डीएनए को हम अकेले यूज़ नहीं करते, डीएनए के साथ मतलब जो हमारा डीएनए रहता है उसके साथ हम टंगस्टन पार्टिकल्स को, माइक्रोस्कोपिक टंगस्टन पार्टिकल्स को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनको माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं, जो कि जाते हैं और उसको वहाँ पे डीएनए को वहाँ पे छोड़ के आते हैं। क्योंकि ये बंदूक की तरह ही चलती है इसीलिए उसको हम जीन गन का नाम देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा डीएनए जो है वो पहुंच जाता है टारगेट सेल्स में। यहाँ पे देखिए, ये आपकी फायरिंग पिन है,
गन पाउडर के साथ लगी हुई है, गन पाउडर चार्ज्ड। ये हमारे मैक्रो प्रोजेक्टाइल, ये हमारे माइक्रो प्रोजेक्टाइल है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल में टंगस्टन पार्टिकल है जिसमें हमारा डीएनए एसोसिएटेड रहता है, और यहाँ से ये गन फायर करी जाती है, बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं और ये इन जो टारगेट सेल्स में ये पार्टिकल्स साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और डीएनए अल्टीमेटली इन सेल्स में पहुंच जाता है और रिकॉम्बिनेंट्स बन जाते हैं। ओके, सो दीज आर द मेजर मेथड्स दैट आर यूज्ड इन recombinant DNA technology. So I hope you find this helpful. Do let us know. Join the YouTube Gurmantra channel. Join the Telegram channel for by discussion and inquiry. Thank you so much.